आज का हमारा टॉपिक है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफेक्शन का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को लिक्विफाई करना मतलब टू मेक लिक्विड, उस चीज को आपने लिक्विड की फॉर्म में लेके आना है। अब हमें पता है कि गैस एंड लिक्विड्स, these two are the states of matter। सही है। अब ये दो डिफरेंट मैटर्स हैं। इस स्टेट से इस स्टेट में जाएगा, गैस के फेज से लिक्विड के फेज में एक चीज ने आना है, तो हमें पहले गैस और लिक्विड्स के कुछ खसूसियात, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज का अंदाजा हो, ताकि हमें पता हो कि गैस के अंदर ये होता है, लिक्विड्स के अंदर ये होता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से करें कि कौन सी प्रॉपर्टीज को हम उनकी इस्तेमाल करें कि गैस की प्रॉपर्टीज चेंज होके लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज आ जाएं। तो पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि गैस और लिक्विड्स में बेसिक फ़र्क क्या है। तो जो चीज़ें हमें मेनली यहाँ पे यूज़ होंगी प्रॉपर्टीज़, वो गैस की कौन सी हैं। गैस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके जो से मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, हाईली डिस्टेंट होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि लिक्विड्स के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर नियर, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, होते अलग-अलग हैं लेकिन गैसेस की निस्बत करीब होते हैं। तो अगर तो मैं चाहता हूँ कि मैं गैस को उठा के लिक्विड की शक्ल में ले आऊँ, तो जो मॉलिक्यूल्स आगे उसके दूर दूर पड़े हुए थे, मुझे उनको एक दूसरे के करीब करीब लाना होगा। अगर वो करीब करीब आएंगे तभी वो क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी नंबर 1, जिसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे गैस को लिक्विफाई करने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है गैस की, वो हमने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ी थी। वो ये थी कि गैस मॉलिक्यूल्स have no forces of attraction between them। forces of attraction between them, उनके दरमियान किसी किस्म की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जबकि अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो भी मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो दूसरा काम हमें मेनली करना है वो ये है कि गैसेस के अंदर वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो जब हम उन्हें करीब लेके आते हैं तो उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाएं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये दो काम बेसिकली जो है हमने करने हैं किसी भी गैस को लिक्विड बनाने के लिए। अब वो कहता है जी कि गैस को लिक्विड बनाने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 इज हाई प्रेशर एंड नंबर 2 इज लो टेम्परेचर। अब इस बात को वो जस्टिफाई भी करेगा कि हाई प्रेशर क्या करेगा और लो टेम्परेचर क्या करेगा। अभी हमने बात की कि मॉलिक्यूल गैसेस के दूर दूर होते हैं और उन्हें लिक्विड बनाने के लिए हमें करीब करीब लेके आना पड़ेगा। तो जब हम गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्या करेगा कि मॉलिक्यूल्स को क्लोज ले आएगा एक दूसरे के, ब्रिंग्स मॉलिक्यूल्स क्लोजर, एक दूसरे के करीब ले आएगा। जब प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो पहले दूर दूर थे वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। अब लो टेम्परेचर क्या करेगा, लो टेम्परेचर ये करेगा कि जो सी उनकी काइनेटिक एनर्जी है, हम पढ़ के आए हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड कर रही है ना उनके ऊपर। हम ये बात पीछे स्टडी करके आए हैं कि जिस कदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा मूव करेंगे स्पीड से, उतनी ही स्पीडी मूवमेंट होगी।
अब मैंने प्रेशर लगा के एक ये मेरे पास गैस कंटेनर था, इसके अंदर मॉलिक्यूल दूर दूर थे। मैंने जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ गए। अब उन्हें करीब करीब ला के उन्हें करीब करीब रखना भी एक काम है ना। अगर उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो करीब करीब तो आ गए हैं, लेकिन वो मूव फिर भी करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होंगी। तो इसलिए हम लो टेम्परेचर देते हैं। लो टेम्परेचर क्या करेगा, उनकी मूवमेंट को कम कर देगा। लो टेम्परेचर विल लेसन का मतलब कम कर देगा द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे कम करेगा, बाय लोअरिंग काइनेटिक एनर्जी। कम टेम्परेचर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी। जब मूवमेंट कम हो जाएगी वो एक दूसरे के करीब करीब ज़्यादा देर तक रहेंगे। एक दूसरे के ज़्यादा देर तक करीब रहने के नतीजे में क्या होगा कि उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और गैस जो सी है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड्स के अंदर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता क्या चला कि हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर हमें ज़्यादा देना होता है, हाई प्रेशर, एंड टेम्परेचर हमें कम देना होता है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाए। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है इनके टेम्परेचर के ऊपर। मैं सपोज करता हूँ जी ये जो मेरे पास सैंपल था ये 25 डिग्री सी के ऊपर मौजूद है गैस का। अब मेरे पास यही सैंपल जो है मैंने उठा के इसको टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, 50 डिग्री सी कर दिया। अब 50 डिग्री सी के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी की निस्बत। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि उनकी मूवमेंट फास्टर है। तो एक ऐसा टेम्परेचर हर गैस का होता है कि अगर उस टेम्परेचर से ऊपर आप टेम्परेचर रखेंगे तो जितना मर्जी प्रेशर आप अप्लाई कर दें गैस लिक्विफाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि लिक्विफाई वो नहीं हो सकती। तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर को फिर से समझ लें, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस जो है वो लिक्विफाई ना हो सकती हो। ठीक है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये 25 डिग्री सी पे जो इनकी काइनेटिक एनर्जी थी उस पे तो मैंने इसको लिक्विफाई कर दिया गैस को। अब अगर प्रेशर लगा के अब अगर मैं इसको 25 से कर दूं 26 डिग्री सी तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए उसकी कि जितना मर्जी प्रेशर मैं अप्लाई कर लूं गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया कि भाई मुझे जब भी इस गैस को लिक्विफाई करना है मुझे टेम्परेचर 25 या इससे कम रखना है। 25 से ज़्यादा पे ये गैस लिक्विफाई नहीं होगी, बेशक मैं जितना मर्जी प्रेशर लगा लूँ। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर एक बहुत ही ज़्यादा जो सा है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विफाई करने के लिए, किसी भी चीज़ को लिक्विफाई करने के लिए। अब उस ख़ास क्रिटिकल टेम्परेचर पे जिसको हम TC लिखते हैं एक ख़ास प्रेशर भी होता है, जो कि प्रेशर फॉर एग्जांपल अगर 25 डिग्री सी क्रिटिकल टेम्परेचर है और मेरे पास मेरी गैस का सैंपल जो है TC के ऊपर मौजूद है तो इसको लिक्विफाई करने के लिए एक ख़ास प्रेशर होगा जो कि मैं अप्लाई करूँगा और वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा, दैट वुड बी PC। तो हर क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एक क्रिटिकल प्रेशर भी होता है जो कि लिक्विफेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप बुक में देखें अपनी तो वो आपको कुछ गैसेस के एक टेबल भी दिया हुआ है और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर बताता है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जी O2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है
वो होता है 154.4 केल्विन, और अगर इसको आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो ये 118.75 डिग्री सी। अब अगर मैंने गैस को लिक्विफाई करना है, ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना है, तो इस टेम्परेचर का मतलब है कि मुझे उसको इतना ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद वो लिक्विफाई होगी। इससे टेम्परेचर अगर ऊपर आ गया तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। यही वजह है कि ऑक्सीजन जो है नेचुरली लिक्विफाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतने कम टेम्परेचर के ऊपर, इतना कम टेम्परेचर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर इतना कम टेम्परेचर नेचर में एग्जिस्ट करे तो O2 लिक्विफाई हो जाए। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहा है। इसी तरह वो आगे अमोनिया की बात कर रहा है, NH3। वो कहता है जी NH3 का जो है वो है जी 405.6 केल्विन, ये बनता है 132.44 डिग्री सी। अब 132 जो सा है ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। हमारे नॉर्मली रूम टेम्परेचर जो RT जिसको हम कहते हैं, वो नॉर्मल जो एवरेज हम लेते हैं वो 25 डिग्री सी होता है। 132 का मतलब क्या है कि 132 से कम टेम्परेचर पे ये गैस लिक्विफाई हो सकती है। इसीलिए अगर अमोनिया को रूम टेम्परेचर पे हम कुछ प्रेशर अप्लाई करें अमोनिया के टैंक पे, ये अगर मेरे पास अमोनिया का सिलेंडर है और ये 25 डिग्री सी पे है, तो क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करने से ये गैस जो होती है लिक्विफाई हो जाती है। इसीलिए आप इंडस्ट्रीज में देखें अगर, तो इनके पास लिक्विड अमोनिया के सैंपल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, कंटेनर जो हैं। तो ये था जी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे वो फिर कहता है जी कि जब एक गैस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक गैस का सिलेंडर है, ये अभी इस गैस A फॉर एग्जांपल, अगर ये गैस A अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे मौजूद है और क्रिटिकल प्रेशर पर मौजूद है, तो इस वक्त जो इसके 1 मोल का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस A जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्या होगा? वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। ये डेफिनेशन अक्सर पूछ लेता है, दैट वुड बी VC। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है फिर से समझ लें कि अगर किसी भी गैस को मैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर मेंटेन करूं, तो उस वक्त उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? दैट वुड बी इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इसके बाद आपके बुक में एक टेबल दे रहा है जिसमें डिफरेंट कॉमन गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को वो स्टडी कर रहा है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर आर द बेसिक पैरामीटर्स जो कि क्या करते हैं, किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप इन दोनों को स्टडी किए बगैर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। मैं आपको एक सैंपल दे दूं गैस का, कोई भी गैस है मेरे पास, ये मैं आपको कहता हूँ जी मुझे इसको लिक्विफाई करके दो, तो आप उसको कैसे लिक्विफाई करेंगे? आप उसको ठंडा भी करेंगे, प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, हो सकता है वो लिक्विफाई हो भी जाए, लेकिन आप ये मतलब तुक्का होगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। टेक्निकली स्पीकिंग आप इसको सबसे पहले देखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर इसका क्या है, मैंने किस टेम्परेचर तक इसको ठंडा करना है या किस टेम्परेचर पे इसको लेके जाना है जिसके बाद ये लिक्विफाई होगा। तो ये जब तक नहीं पता होगा किसी भी केमिस्ट को, वो गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकता। तो ये इस वजह से इसकी सारी डिटेल उसमें आपको दी हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि किस तरीके से मेथड्स टू लिक्विफाई गैस, मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन। अब मेथड्स की तरफ चलते हैं कि हम इंडस्ट्री में या जो प्रैक्टिस हो रहे हैं मेथड, वो किस तरीके से हम अपनी गैस को जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहला बेसिकली हम इसकी केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री इज जाउल-थॉम्पसन इफेक्ट, ये इसका नाम है। ये इफेक्ट जो है ये केमिस्ट्री को डिफाइन करेगा लिक्विफेक्शन की, कि लिक्विफेक्शन जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसका मेथड क्या हो सकता है। अब ये जाउल-थॉम्पसन इफेक्ट कहता क्या है? वो कहता है जी व्हेन अ कंप्रेस्ड
गैस के कंप्रेस होने का क्या मतलब है? गैस के कंप्रेस होने का मतलब है कि उस गैस का प्रेशर जो सा है वो बहुत ज़्यादा है। जब मैं किसी भी गैस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगा देन गैस वुड बी कॉल्ड इट इज़ अ कंप्रेस्ड गैस। इसको कंप्रेस किया हुआ है। वो कह रहे जी मैंने कंप्रेस्ड गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड। कह रहा है अगर एक कंप्रेस्ड गैस को हम अलाउ करें एक्सपैंड होना इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, इसका क्या मतलब है? अगर जो गैस आपके पास थी दैट वाज अ कंप्रेस्ड गैस, वो हाई प्रेशर के ऊपर थी, आपने उसको निकाला लो प्रेशर के एरिया के अंदर, उसको एक्सपैंड करने का मौका दिया, तो वो क्या होगा? वो ठंडी हो जाएगी। इट विल गेट कूल्ड। और जब ये ठंडी होगी तो ये लिक्विफाई भी हो जाएगी। तो ये जॉल थॉमसन इफेक्ट था कि जब आप हाई प्रेशर वाली गैस को लो प्रेशर के एरिया के अंदर रिलीज करते हैं तो वो ठंडी होके लिक्विफाई हो जाती है। अब होता क्या बेसिकली कंप्रेस्ड गैस के अंदर, कंप्रेस्ड गैस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है जी, कंप्रेस्ड गैस का मतलब है मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब करीब आ गए हुए हैं। करीब करीब आ गए हैं का मतलब क्या है कि उनके अंदर एक ख़ास किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो डेवलप हो गई होंगी ना। इन दोनों को जब करीब रखा हुआ है मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के फोर्स लगा के कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करके, तो वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं और उनके दरमियान कुछ फोर्सेस जो होती हैं वो वर्क करना शुरू हो गई हैं। अब आपने क्या किया? आपने इस कंप्रेस गैस को एक्सपैंड करा दिया, आपने इसको छोड़ दिया लो रीजन की तरफ कि ये वापस फैल जाए। अब जब ये फैलेगी तो सडन एक्सपेंशन है। सडन एक्सपेंशन से क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब थे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे और एक दूसरे के लिए दूर जाएंगे, अब देखें इसको आप इस तरीके से समझें कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे थे, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी। अब आपने इनको, ये कंप्रेस्ड गैस थी CG कंप्रेस्ड गैस, आपने इसको एक्सपैंड करवा दिया लो प्रेशर के ऊपर। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अब दूर दूर जाने के लिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, आपने उनको एक दूसरे से दूर लेके जाना है। तो दूर लेके जाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए, सही है ना। पीछे क्या था कंप्रेस्ड गैस में? वो एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, आपने उनको एक्सपैंड किया, अब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो जब दूर जाएंगे तो एक अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होगी। वो जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी अब कहीं से तो आ नहीं सकती, हम उसको कर तो रहे नहीं, कहीं बाहर से हीट एनर्जी तो दे नहीं रहे। तो वो गैस जो थी एनर्जी है ना, वो एनर्जी गैस अपनी इस्तेमाल करेगी, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करके क्या हो जाएगी? कूल डाउन हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली केमिस्ट्री, इसको फिर से देखें। कंप्रेस्ड गैस का क्या मतलब है? दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब दो बंदे या दो चीज़ें एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल दो मकनातीस हैं एक दूसरे के बहुत करीब और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों दूर हो जाएं, तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। सेम काम यहाँ पे हो रहा है। कुछ मॉलिक्यूल्स उनसे थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, मैं चाहता हूँ ये एक दूसरे से दूर चले जाएं, और दूर जाने के लिए इनको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहीं और से आ नहीं रही, ज़्यादा वो एनर्जी अपनी गैस खुद ही यूज़ कर लेगी। हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करेगी। जब अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगी दूर जाने के लिए, तो खुद क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। एनर्जी जो कम हो गई ठंडी हो जाएगी, तो साथ ही क्या हो जाएगा? वो लिक्विफाई हो जाएगी ठंडी होकर। तो ये प्रोसेस है जॉल थॉमसन इफेक्ट का, कि अपनी ही एनर्जी को लेके वो कूल होके तो ठंडी हो जाती है और लिक्विफाई हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं विच इज़ लिंड्स मेथड। ये एग्जैक्ट मेथड है जो कि हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। और ये मेथड किस पे काम कर रहा है? लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन। ये जॉल थॉमसन इफेक्ट पे ही वर्क
करता है उसी की केमिस्ट्री को ये इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। लेट मी मेक इट्स डायग्राम। ये इसकी डायग्राम है और ये आपकी बुक में भी जो है वो बनी हुई है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये बेसिकली जो है ना, ये डायग्राम ये है एयर को लिक्विफाई कर रहा है, वो एयर लिक्विफेक्शन की डायग्राम है। इसका प्रोसेस है लिंड्स मेथड के थ्रू। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम वो कहते हैं जी यहाँ से हमने ली एयर, ये जो लगा हुआ है ना, ये दिस इज अ कंप्रेसर। ये क्या करेगा, इस गैस को जो एयर को पीछे से ले रहा है उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करके ये इधर इसको भेज देगा, कंप्रेस दे रहा है ये। और ये कंप्रेस करके इसका जो टेम्परेचर प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, उसे भी इसने मेंशन कर दिया हुआ है 200 ATM, 200 ATM तक ये इसको कंप्रेस कर देगा। अब कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है उसकी एक रेफ्रिजरेशन यूनिट लगा हुआ है। आप अगर उसको देखें तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आने वाली जो कंप्रेस एयर है ये थोड़ी बहुत जो गर्म होगी इसको ठंडा कर देगा, क्योंकि जब आप कंप्रेस करते हैं तो एनर्जी हीट निकलेगी, तो वो गर्म गैस को ये ठंडा कर देगा। ये रेफ्रिजरेशन यूनिट लगा हुआ। अब यहाँ से ये गैस आगे जाएगी, इसके पाइप के अंदर आएगी। ये गैस किस पे आ रही है, ये आ रही है 200 ATM के ऊपर। 200 ATM इज़ अ वेरी हाई प्रेशर। ये जब आएगी आगे एक स्पाइरल ट्यूब लगी हुई है, ये स्पाइरल ट्यूब है, इसमें से ये निकलेगी एक नोज़ल के थ्रू। ये नोज़ल है, नोज़ल के थ्रू मतलब इसको स्प्रे की शक्ल में उसको निकालेगा वो। अब ये जो गैस थी ये 200 ATM पे थी, और ये बाहर जो इसका टैंक का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, वो 1 ATM के ऊपर है। अब 200 से 1 ATM तक वो आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये एक्सपेंशन होगी ना जब, तो इस एक्सपेंशन के नतीजे में वही जूल थॉमसन इफेक्ट जो उनका है काम करेगा। ये जैसे ही निकलेगी यहाँ से गैस, क्या होगा, ठंडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। 200 से 1 एटमॉस्फेयर मतलब 200% आपने प्रेशर जो है वो बढ़ाया हुआ है। बाहर 1% है और गैस जो अंदर से आ रही है वो 200 ATM पे है। तो जब वो एकदम सडन एक्सपेंशन होगी तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी होने के बाद क्या हो जाएगा, ये लिक्विफाई हो जाएगी, और जो थोड़ी बहुत गैस ऊपर जाएगी वो यहाँ से वापस इस कंप्रेसर में कंप्रेस होके इस सारे सर्कल में वापस आती जाएगी। हर साइकिल में कुछ परसेंटेज गैस की लिक्विड एयर में बन जाएगी, और जो एयर हमारी आ रही थी लिक्विफाई हो जाएगी, और जो कुछ परसेंट गैस की जो है वो ऊपर से इस साइकिल में से गुजरती जाएगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर ठंडी होगी, फिर हाई प्रेशर से निकलेगी लो प्रेशर पे, फिर थोड़ी सी लिक्विफाई होगी और थोड़ी सी आगे चली जाएगी। और ये प्रोसीजर जो है वो चलता जाएगा जब तक कि हम मैक्सिमम अपनी रिक्वायर्ड एयर को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो ये था जी लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, जो कि वर्क कर रहा है किसके ऊपर, हमारे जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि मेनली इसमें जो चीज़ें हमने स्टडी की वो लिक्विफिकेशन का प्रोसीजर क्या होता है, लिक्विफेक्शन होती क्या है, गैसेस को हमें, और फिर हमने देखा कि हाई प्रेशर हमें चाहिए और लो टेम्परेचर हमें चाहिए। फिर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर को स्टडी किया, क्रिटिकल प्रेशर को स्टडी किया, एंड फिर हमने क्रिटिकल वॉल्यूम को भी देखा। फिर हमने मेथड्स में सबसे पहले मेथड देखा कि कौन सा इफ़ेक्ट है, तो ये जेटी इफ़ेक्ट था, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। और इसकी फिर फर्दर एप्लीकेशन जो हमने आज के टॉपिक में देखी, दैट वाज लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो ये लिक्विफैक्शन से रिलेटेड ये हमारा आज का टॉपिक था।